बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के वीकली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के वीकली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो इस वीक के अंदर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकती हैं। और अगर हम लोग थोड़ा सा न्यूज़ के हवाले से बात करें तो इस वीक के अंदर जो हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। और उसके अलावा ये वीक क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके अंदर कौन-कौन से ऐसे मेजर इवेंट्स होने जा रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो वो आगे जाकर हम उनको इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सबसे पहले देख लेते हैं कि मंडे को कोई ख़ास इतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है हमारे पास। तो मंडे को तो नॉर्मली टेक्निकली मार्केट ट्रेड कर सकता है, बट मंडे को मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूँ कि जिस तरीके से आप लोगों को पता है कि ईरान और इसराइल का जो वॉर चल रहा है, तो अगर इसके दरमियान कोई मेजर खबर आती है तो मंडे को मार्केट आपकी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है। और अगर उसके बाद हम लोग बात करें ट्यूसडे वाले दिन की, तो ट्यूसडे वाले दिन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जिसमें हमारे पास जो है वो सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा है। तो ये डाटा जो है वो गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये डाटा जो है वो आपको जो है वो मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है। तो इस टाइम के ऊपर स्पेशली 7 बजे जो है वो 2 मेजर हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, तो आपने इनके ऊपर जो है वो काफ़ी गौर करना है। और उसके बाद अगर हम लोग बुध वाले दिन की बात करें तो बुध वाले दिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि एडीपी आ रहा है, तो एडीपी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और लास्ट टाइम का जो डाटा है, इस टाइम के डाटा से जो है वो पॉजिटिव ही बताया जा रहा है। सो लेट्स सी जब एक्चुअल में डाटा आएगा तो उस वक़्त देखेंगे कि मार्केट के अंदर क्या होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास तकरीबन उस 5:30 बजे जो है वो एडवांस जीडीपी का डाटा है, तो ये डाटा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली गोल्ड की मार्केट के लिए। तो ये इसके ऊपर भी गोल्ड की मार्केट काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्लक्चुएट कर सकती है। और उसके बाद हमारे पास तकरीबन 7 बजे जो है वो पेंडिंग होम सेल्स के न्यूज़ है, तो ये न्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो इसके ऊपर भी इंशाल्लाह हम लोग लाइव बैठ के ट्रेड करेंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो लोग ऑयल के अंदर काम करते हैं, तो उनके लिए ये क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये हमेशा बुध को या जुमेरात को आपको देखने को मिलती है। और इसके अंदर जो है आपको सप्लाई डिमांड ऑयल की जो है वो उसके अंदर काफ़ी हद तक आइडिया हो जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो जुमेरात वाले दिन की अगर बात करें तो जुमेरात वाले दिन हमारे पास काफ़ी अच्छा खासा इंपॉर्टेंट डाटा है, जिसमें हमारे पास कोर पीईसी प्राइस इंडेक्स का डाटा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है यूएस के लिए। उसके बाद हमारे पास जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा है, जैसा कि आपको पता है कि जुमेरात वाले दिन वो नॉर्मली आता है। तो ये डाटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए हो सकता है क्योंकि इस वीक के अंदर आपको एनएफपी देखने को मिल रही है और एडीपी भी है, तो ये डाटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और ये एक चीज़ मेरी याद रखिएगा कि जब इस तरह की 3-4 रिपोर्ट्स इकट्ठी आती हैं तो वो कभी भी वन साइड पे बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि वन साइड पे न्यूज़ आ जाए कि पॉजिटिव आ जाए या नेगेटिव आ जाए, वरना ये डाटा इस तरह के डाटाज आपको हमेशा मिक्स देखने को मिलेंगे। और ये अकॉर्डिंग टू अगर डाटा बात करें तो ये वाला डाटा जो है वो आपको लोगों को मिक्स देखने को मिल सकता है थर्सडे को। और अगर हम लोग फ्राइडे वाले दिन की बात करें तो फ्राइडे वाले दिन बहुत इंपॉर्टेंट डे है। आपने कोशिश करनी है कि फ्राइडे वाले दिन जो है वो बड़ा एहतियात से ट्रेड करना है, क्योंकि अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ क्यों इंपॉर्टेंट दिन है। अच्छा देखो, फ्राइडे वाले दिन एक तो हमारे पास जो है वो एनएफपी है। ये अगर हम लोग एनएफपी की बात करें, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की बात करें या अर्निंग की बात करें, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डाटा है और ये डाटा जो है वो मार्केट के अंदर अच्छी खासी वॉलेटिलिटी क्रिएट करते हैं, क्योंकि आपको पता है ये मंथली रिपोर्ट है, तो जब भी आती है तो उसके बाद मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको वॉलेटाइल देखने को मिलती है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसके ठीक 2 घंटे बाद जो है आईएसएम का डाटा है, और आईएसएम आपको पता है कि गोल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये डाटा भी मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है और मार्केट इस टाइम के ऊपर मार्केट काफ़ी ज़्यादा आपको फ्लक्चुएशन में देखने को मिल सकती है। तो ये तो थी ओवरऑल न्यूज़ का ओवरव्यू। मैंने शॉर्ट व्यू इसलिए दिया है ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि आपने किस तरीके से चीज़ों को लेके चलना है। अच्छा, अब हम थोड़ा-सा बात को डिस्कस कर लेते हैं कि जैसा कि आप लोगों को पता है ये रिपोर्ट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपको पता है कि मैं वही रिपोर्ट्स आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ जो मार्केट के अंदर एक्चुअल में वोलेटिलिटी क्रिएट कर सकती है, और ये मेजर बैंक की रिपोर्ट्स हैं, तो ये भी आप लोगों को देखनी होगी। और उसके अलावा एक और मेजर केस ये है कि हमारे पास यूएस में इलेक्शन भी हैं, तो उसके दरमियान जो है वो काफ़ी ज़्यादा तक चीज़ें जो है वो आपको कंफ्यूज नज़र आएँगी। जब तक इलेक्शन क्लियर नहीं हो जाता तब तक जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं वो आप लोगों को मार्केट में जो है वो एंटर होते हुए नज़र नहीं आएँगे। और इन फ्यूचर आगे जो चीज़ें हैं मैं टेक्निकल चार्ट के बाद जो है वो डिस्कस करके ओवरव्यू आपको दे दूँगा कि आपने इस वीक के अंदर गोल्ड की जो ट्रेडिंग है वो किस तरीके से करनी है और किस तरीके से इसको मुनाफा बनाना है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड इस वीक के अंदर कौन-कौन से ऐसे सेटअप्स हैं जो हमें आज बता रहा है कि
हम लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। और अगर हम बात करें इस वीक के हवाले से, तो ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीक इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूएस की जो इलेक्शंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ईरान और इसराइल की जो जंग चल रही है इसलिए इम्पोर्टेंट है। और इसके अलावा जो बैंक की सिचुएशन है वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जो बैंकिंग सेक्टर के जो हालात चल रहे हैं तो वो इन फ्यूचर, मतलब मैं लास्ट में वीडियो के लास्ट में आपको सारी चीज़ें ओवरव्यू में बता दूंगा कि आपने किस तरीके से लॉन्ग टर्म ट्रेड्स को जो होल्ड रखना है या आपने कट करना है, या इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो चीज़ें हुई हैं तो बैंक्स के ऊपर क्या असरअंदाज हुई हैं, और बैंक्स की वजह से मार्केट के अंदर कौन कौन सी ऐसी डिस्टर्बेंस आई हैं कि जिसके अंदर मार्केट जो है वो काफ़ी ज़्यादा अभी जो है वो वॉलेटाइल आपको देखने को मिल रहा है, स्पेशली गोल्ड की मार्केट के ऊपर। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर। टेक्निकल चार्ट के ऊपर सबसे पहले देखते हैं कि मार्केट जो है वो इस वीक के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें उसके ऊपर मतलब कि सेटअप प्रोवाइड कर रहा है। और अगर हम बात करें गोल्ड के टेक्निकल चार्ट के वाले से, तो आज हम गोल्ड को थोड़ा डिटेल बेस के ऊपर डिस्कस करेंगे, ताकि आज वीकेंड है, मेरे पास भी टाइम था। मैंने कहा चले आप लोगों को वीकली एनालिसिस दे देता हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मैंने वीकली एनालिसिस नहीं दिया था। तो अगर हम बात करें वीकली एनालिसिस की, तो मंथली से स्टार्ट करते हैं, मंथली से लेके H1 तक जाएंगे और सारी पोजीशन को क्लियर करेंगे कि मार्केट ने किस तरीके से जो है वो मूव किया है, किस तरीके से हम लोगों को ट्रेड करना है और किस तरीके से इन फ्यूचर हमें जो है वो अपनी ट्रेडिंग को जो है वो बेहतर बनाना है। अच्छा देखिए, एक चीज़ यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रही होगी कि ये गोल्ड का मंथली चार्ट है, जैसा कि मैं आपको ग्रुप के अंदर भी डेली भेजता हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है वो वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए। और अगर हम बात करें यहाँ पे मंथली चार्ट के हवाले से, तो मैं आपको थोड़ा-सा क्लियर व्यू जो है वो डिस्कस कर देता हूँ। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें इस एरिया के अंदर, तो मार्केट जो है वो अपना एक असेंडिंग ट्रायंगल के थ्रू इस तरीके से जो है वो मार्केट चल रहा था। और जैसे ही मार्केट ने इस एरिया में गया, तो यहाँ पे आपको एक लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, ये थोड़ी चीज़ों को समझिएगा आज, ताकि आपको गोल्ड की पोजीशन जो है वो क्लियर हो जाए। टेक्निकली बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए टेक्निकली अगर यहाँ पे हम लोग इस एरिया से देखें, तो गोल्ड का स्ट्रक्चर हमेशा से बुलिश रहा है। और यहाँ पे अगर आप लोग देखें, तो यहाँ पे एक छोटी सी रेंज जब क्रिएट हुई, और इस रेंज को क्रिएट मतलब कि जब ये रेंज क्रिएट हुई, तो उसके बाद मार्केट ने जो है वो अपना एक इंडिकेशन दिया कि यहाँ पे गोल्ड के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होने जा रही हैं, क्योंकि प्रीवियसली जो हाई था उसका जो हाई जो है वो उसके ऊपर उसने सस्टेन करना स्टार्ट कर दिया। अगर हम यहाँ से एक लाइन लगाएं, तो यहाँ पे आप देखें तो मार्केट इसी एरिया के दरमियान जो है वो सस्टेन कर रही है, और इसी के ऊपर सस्टेन करते हुए मार्केट जो है वो ऊपर जब इसने ये वाला ब्रेकआउट किया, तो आपको आज भी वीडियो वो पड़ी होगी यूट्यूब के ऊपर, जब इसने ब्रेकआउट किया 2066 के ऊपर, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जैसे ही इन लेवल्स का ब्रेकआउट करेगी, इन लेवल्स का, तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। तो देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 पिछले 8 मंथ से गोल्ड की मार्केट जो है वो बुलिश साइड पे मूव कर रही है, और अभी तक मार्केट ने जो है वो वापस पलट के नहीं देखा कि मार्केट ने कब आना है। देखो एक और चीज़ है, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी इंपॉर्टेंट होती है जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको देखनी पड़ती है। अब देखिए बैंक्स जो है या कॉर्पोरेशंस जो है या गवर्नमेंट्स जो है वो इस टाइम क्या कर रहे हैं, तो वो चीज़ें भी आपको देखनी है। एक तो हमारे पास जो है वो जंग की सिचुएशन स्टार्ट होगी, जैसा कि आपको पता है ईरान और इसराइल की जो जंग स्टार्ट हुई, पहले यूक्रेन और रशिया के दरमियान जो जंग चलती रही, फिर उसके बाद ईरान और इसराइल की जंग स्टार्ट हो गई। तो उसके दरमियान ये चीज़ें इन्हीं मंथ्स के अंदर हुई हैं, और इन्हीं मंथ के अंदर जो है वो इन्वेस्टर ने अपना सेफ हेवन, गोल्ड को सेफ हेवन मानते हुए जो है वो सारा पैसा इसके अंदर इन मंथ्स के अंदर डिलीवर किया है। और यहाँ से अब जो चीज़ें हैं वो अभी डिपेंडेड है यूएस के इलेक्शन के ऊपर, कि यूएस के इलेक्शन जब तक क्लियर नहीं हो जाता है तब तक गोल्ड जो है वो गोल्ड की मार्केट को रिट्रेसमेंट मिलना मेरे ख्याल में तो बहुत मुश्किल है। और आप चीज़ों को भी देख रहे हैं, बाकी डीपली चीज़ों को जाकर डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये तो मंथली का था, जब ब्रेकआउट हुआ, तो ब्रेकआउट के बाद अभी एक चीज़ का खास ख्याल रखिएगा कि ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया मैंने आपको बताया हुआ है, ये रेजिस्टेंस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, और गोल्ड की मार्केट ने अभी तक इसका टेस्ट नहीं किया है। तो मे भी पॉसिबल है कि मार्केट जो है वो 3000 लगाने के बाद जो है वो गोल्ड की मार्केट, अभी लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, 3000 लगाने के बाद जो है वो मार्केट को जिस तरीके से, अभी आप प्रीवियसली कैंडल्स को अगर नोट करें, तो यहाँ पे कैंडल स्टिक पैटर्न की बात अगर बात करें, तो काफ़ी हैवी बायर्स जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। और यहाँ पे आपको चीज़ें जो है वो कुछ इस तरीके से 3000 से जो है वो कुछ रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकती है, कुछ इस तरीके से। तो चलते हैं अपने वीकली चार्ट के ऊपर, और वीकली चार्ट के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। और अगर हम लोग वीकली चार्ट की यहाँ से बात करें, तो वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप लोग एक चीज़ देखें, तो मैंने प्रीवियसली जितने लो हाईज सारी चीज़ें मार्क करके रखी हुई हैं यार, ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ आए, ठीक है। खुदारा इस चीज़ को समझें, टेक्निकल को समझें, फंडामेंटल को समझें, सेंटीमेंट को समझें। इसके अंदर ऐसे बिलावजह ट्रेडिंग मत किया करें, अपना पैसा लूज मत करें इसके अंदर। अच्छा, हम लोग बात करें अगर वीकली चार्ट के हवाले से, तो वीकली चार्ट के अंदर जैसा कि आपको पता है कि यार यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, पीछे नहीं ज़्यादा जाते, तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो यहाँ पे इस एरिया के अंदर यहाँ पे मार्केट ने जो है वो अपने हायर हाई बनाना स्टार्ट किया। इसके बाद ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे
मार्केट ने सस्टेन किया और यहाँ से हमारी जो बाइंग है आप देखिए 2293 से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बाय में बैठे हुए हैं और हमारा टारगेट लॉन्ग टर्म का टारगेट जो है वो 3000 का है। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से, तो मार्केट अगर आप देखें यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसने सस्टेन किया और सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट करने के बाद 2 कैंडल रिट्रेसमेंट के बाद यहाँ पे दोबारा फिर 2 कैंडल रिट्रेसमेंट और यहाँ पे फिर जो है वो कंटिन्यूशन। अभी करंट सिचुएशन में क्या हो सकता है, करंट सिचुएशन में ये हो सकता है कि मार्केट ने ये वाला जो मूव स्टार्ट किया है, ये वाला मूव मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये वाला मूव जो है वो अभी जो स्टार्ट हुआ है तो इसकी रिट्रेसमेंट पॉसिबल है कि मार्केट जो है वो, मैं जैसे कि आपको बताया कि 2800 से 2900 के दरमियान जो है वो आपको रिट्रेसमेंट एरिया मिल सकता है, क्योंकि अभी तक कोई चांसेस नहीं है मार्केट के वापस आने के। मैं आप लोगों को जो टेक्निकल है वो बता रहा हूँ, जो जो चीजें हैं वो आपको बता रहा हूँ, आगे भी बताता रहूंगा, ठीक है। 2900 से लेके 3000 के दरमियान जो है वो मार्केट आपको रिट्रेस करता हुआ नजर आ सकता है। रिट्रेसिंग एरिया भी मैं आपको बता देता हूँ। जो हमारे पास जो पहला रिट्रेसमेंट एरिया निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा और सेकंड रिट्रेसमेंट एरिया निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा। अगर तो गोल्ड की मार्केट 2453 से जो है वो नीचे क्लोज हो जाती है तो फिर जो है वो मार्केट के अंदर चांसेस हैं कि मार्केट आपको दोबारा से जो है वो कुछ इस तरीके से डाउन साइड पे देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको स्ट्रक्चर भी ड्रा करके बता देता हूँ कि मार्केट कुछ इस तरीके से आए, इसको ब्रेक करे, इसको ब्रेक करने के बाद जो है वो मार्केट कुछ इस तरीके से अपना जो लोअर लो बनाए और फिर इसके बाद मार्केट आपको मैक्सिमम भी अगर ड्रॉप देखने को मिल सकता है तो वो 2000 तक मिल सकता है। इससे ज्यादा जो ड्रॉप है वो नहीं मिल सकता है, क्योंकि मार्केट के अंदर जो इन्फ्लेशन रेट है, रेट का कट होना और बैंकिंग की जो बैंकिंग सेक्टर की जो सिचुएशंस हैं वो भी इंशाल्लाह आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो ये ऐसे लेवल्स हैं कि मार्केट इनके दरमियान से ऐसे वापस आ सकती है। और 2071 से लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, ये अभी नहीं कि मार्केट जो है वो अभी से आ जाएगा, इन फ्यूचर 6 मंथ टू 8 मंथ की बात कर रहा हूँ। तो 6 मंथ टू 8 मंथ के अंदर मार्केट रिट्रेसमेंट लेता है यूएस के बाद, यूएस इलेक्शंस के बाद अगर वो उनकी पॉलिसीज बेहतर होती हैं तो देन चीजें बेहतर होना स्टार्ट हो जाएंगी, नहीं तो बहुत चीजें बहुत ऊपर तक जा सकती है। गोल्ड 3500 तक भी जा सकता है, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अपने डेली चार्ट की, और डेली चार्ट के ऊपर भी देखते हैं कि गोल्ड हमें जो है वो क्या कह रहा है। और डेली चार्ट के ऊपर भी आपको पता है कि यार ये तो जो ऐसे कहते हैं कि तमादम मस्त कलंदर करता हुआ ऊपर ही जा रहा है। और स्ट्रक्चर के हवाले से अगर थोड़ा सा यहाँ पे बात करें इस हवाले से, तो मार्केट का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से, देखिए स्ट्रक्चर मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपको मार्केट के अंदर जो है वो एग्जैक्टली मूव समझ आ जाए कि मार्केट जो है वो कभी भी मार्केट इस तरीके से चल रहा है और इस तरीके से मूव करता हुआ जा सकता। अभी क्या हो सकता है कि मार्केट की जो सिचुएशन है यहाँ पे इस एरिया के अंदर ये वाला जो इसका ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ से आपको रिट्रेसमेंट देखने को मिल सकता है 2676 तक जो है वो मार्केट आपकी दोबारा से वापस आए यहाँ तक। तो यहाँ से आप दोबारा जो है वो इस सपोर्ट ट्रेंड लाइन से जो है वो इसको बाय कर सकते हैं आने वाले कुछ दिनों के अंदर। इस वीक की बात नहीं करूंगा, क्योंकि इस वीक की बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि यूएस के इलेक्शन है, तो मार्केट जो है वो आपको थोड़ा सुस्त रवि का वॉलेटिलिटी भी देखने को मिल सकती है। बट ये है कि सुस्त रवि उस वक्त तक रहेगी जब तक रिजल्ट नहीं आ जाते इलेक्शन के, और जैसे ही रिजल्ट्स अनाउंस होंगे तो उसके बाद मार्केट आपको बहुत ज्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल सकता है। और मार्केट जो है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से आपको डेली के अंदर मूव करता हुआ सिंपल स्ट्रक्चर है यार। मार्केट इतना हायर बनाता हुआ जा रहा है, तो इसमें कौन सी ऐसी लॉजिक है जो आप लोगों को समझ नहीं आती है, क्या आप लोग सेल की ट्रेडिंग लगा के। अब देखो यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई, मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि 2270 से बाइंग स्टार्ट हुई। अब वो कोई बेवकूफ़ ही होगा जो मतलब अपनी 2270 से जो है अपनी सेल होल्ड करके बैठा होगा, उसको पता है कि यार तो थोड़ी बहुत ट्रेडिंग भी पता है ना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जिसको थोड़ी बहुत ट्रेडिंग, जिसका तकरीबन 1 मिनट साल से 1.5 साल का तजर्बा है, एक्सपीरियंस है, तो वो मार्केट का मूव इजीली समझ जाएगा। वो मार्केट के अंदर कभी भी नहीं बैठेगा इस तरीके से जिस तरीके से आप लोग जो है वो ये बेवकूफाना ट्रेड्स करके मार्केट को जो है वो कहते हैं कि अभी आ जाएगी अभी आ जाएगी। नहीं, मार्केट कभी वापस नहीं आता था, क्योंकि मार्केट ने अपनी डायरेक्शन के हिसाब से चलना है, आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं चलना होता। तो चलते हैं अपने H4 के चार्ट के ऊपर, और H4 के ऊपर देखते हैं कि गोल्ड हमें क्या सेट प्रोवाइड कर रहा है। और H4 की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो देखें H4 के अंदर मैंने कुछ चीजें लास्ट टाइम आपको प्रीवियसली वीडियो देखे, मैं जो भी प्रीवियसली वीडियो बनाता हूं तो उसके अंदर एक चीज आप लोगों के साथ वाज़ेह होती है कि H4 का चार्ट मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ क्योंकि उसकी प्रेडिक्शन वीकली बेस के ऊपर की जा सकती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट कि कभी कभार ऐसे मूव्स भी होते हैं कि जो 2-2 वीक्स भी चल जाते हैं H4 के ऊपर। और हम लोग अगर बात करें प्रीवियसली वीक के हवाले से, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि गोल्ड की मार्केट जो है वो अपने हाई बनाते हुए जा रही है। और यहाँ से इस एरिया से मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो है वो क्या कर रहा है कि इस लो से अगर आप लोग यहाँ पे देखें, इस लो से हाई लगाएं, तो यहाँ पे अगर देखें तो 50-61 का जो लेवल है, यहाँ से जब मार्केट के अंदर बाइंग स्टार्ट हुई इस एरिया से, मैं आप लोगों को बता इसलिए रहा हूँ ताकि आपको चीजें वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए।
और यहाँ पे अगर आप लोग देखें ना, इस एरिया में मैं आपको थोड़ा क्लियर भी कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने बाकायदा आपको एक वीडियो बना के बताया कि यार इस एरिया से आप लोग जो है वो इसको बाय कर लें, यहाँ पे इस एरिया से। और वो वीडियो में ऊपर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप बेशक देख लीजिएगा। वहां से यहाँ से मैंने बाय करवाया अल्हम्दुलिल्लाह। इस ट्रेंड लाइन से बाय करवा के हम लोगों ने, क्योंकि हमारे पास 3-4 ऐसी मेजर रीजंस आ गई थी जिसके थ्रू हमें बहुत स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ से अब मार्केट में जो है वो अपना नेक्स्ट हाई जो है वो लगाने जा रही है। तो क्या हुआ कि यहाँ पे मार्केट को हम लोगों ने बाय किया। बाय करने के बाद यहाँ पे जब मार्केट गया तो मैंने अपने ग्रुप के अंदर अपडेट किया कि भाई जिसने बाय होल्ड करनी है वो होल्ड कर सकता है, लेकिन अगर जिसने बाय क्लोज करनी है तो अपना 50% कट करके उसको ब्रेक इवन करके छोड़ दे लॉन्ग टर्म के लिए, नेक्स्ट हाई के लिए। तो यहाँ से फिर दोबारा जब उसने ये वाला हाई तोड़ा यहाँ पे, तो यहाँ पे दोबारा अगेन हम लोगों ने बाय किया। और यहाँ पे फिर अभी तक वो बाय जो है वो हमारा, यहाँ पे हम लोगों ने तकरीबन 50% उसका एग्जिट किया। और एग्जिट करने के बाद मार्केट अभी क्या हो सकता है, अभी ये हो सकता है कि मार्केट के अंदर ये वाला जो मेन स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट के अंदर अब ये कंसोलिडेशन स्टार्ट हो गई है। क्यों कंसोलिडेशन क्यों स्टार्ट हो गई है? अगर आप लोग यहाँ पे इस एरिया से एक लाइन लगाएं और यहाँ पे एक लाइन लगाएं, ये मैच 1 के अंदर मैं ये सारी चीजें आपको क्लियर करूंगा कि यहाँ पे अब हम लोगों ने क्या करना है। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखें इस एरिया के अंदर, तो ये कंसोलिडेशन फेज स्टार्ट होने जा रहा है, अभी हुआ नहीं है बट ये होने जा रहा है एनएफपी तक। ठीक है, एनएफपी तक मे भी पॉसिबल है कि मार्केट आपको कुछ इस तरीके से जो है वो कंसोलिडेशन फेज के अंदर मिले। और फिर एनएफपी के ऊपर आपको यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप लोग देखें, यहाँ पे एक जो यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद जो है वो मार्केट आपको दोबारा से जो है वो शूट करता हुआ नजर आ सकता है एनएफपी के ऊपर एक अपने नेक्स्ट हाई की तरफ। क्योंकि देखिए एक चीज आप लोग समझे कि रात को भी न्यूज आ रहा था, आप लोग अगर न्यूज़ को देखते हैं तो इसराइल ने जो है वो ईरान के ऊपर कुछ अटैक्स किए हैं, तो जिसकी वजह से मार्केट आपको मे भी पॉसिबल है, ये एक आइडिया है, ये नहीं है कि ये कंफर्म है कि मार्केट गैप के अंदर जो है वो ओपन हो सकता है ऊपर वाली साइड पे। ठीक है, तो थोड़ा बहुत होगा लेकिन इतना ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि इसराइल और ईरान की अगर बात करें तो यार देखें बहुत लोगों ने एक हाइप क्रिएट की हुई थी कि यार कि जब ईरान जो है वो इसराइल के ऊपर अटैक करेगा तो गोल्ड की मार्केट अचानक से 3000 के ऊपर पहुंच जाएगी। तो देखें ये चीजें नहीं होती हैं, गोल्ड मार्केट के अंदर और भी चीजें हैं, मार्केट के अंदर गवर्नमेंट्स भी बैठी हैं, कॉर्पोरेशन भी बैठे हैं, बैंक्स भी बैठे हैं, तो सबका ख्याल करना पड़ता है। मार्केट थोड़ा बहुत वोलेटाइल हो सकता है। देखो इन्वेस्टर्स जा सकते हैं, जिस करेंसी के ऊपर रिस्क ऑन होगा तो रिस्क ऑन के थ्रू जो है वो इन्वेस्टर्स अपना सेव हेवन में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। बट जो लॉन्ग टर्म के लिए जो कॉर्पोरेशंस हैं या जो हेज फंड्स हैं या जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं या जो फेडरल रिजर्व बैंक्स हैं, तो उन्होंने भी तो किसी साइड पे लगना है ना। अब इतना ज्यादा मार्केट तो नहीं जा सकता ना ऊपर, तो चीजें हमेशा सीक्वेंस के हिसाब से जाती हैं, अचानक से चीजें कभी भी हाई क्रिएट नहीं करेंगी। बट चीजें इस तरीके से आप लोगों ने समझनी है कि यार आप लोगों को गोल्ड की मार्केट की एक्चुअल में समझ आ जाए। लास्ट में अब मैं आप लोगों को एक चीज भी दिखाऊंगा जिसके अंदर आप ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है कि यार गोल्ड की मार्केट क्या कर रही है, गोल्ड बैंक्स की क्या सिचुएशंस है, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को वहां पे डिस्कस करके बता दूंगा। तो वो बैंक्स का ओवरव्यू जो है मैं लास्ट में आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद अब यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गया कि गोल्ड की मार्केट क्या कर सकती है। H4 के अंदर चलते हैं, H1 के अंदर, और H1 के अंदर देखते हैं कि मंडे वाले दिन से क्या मूव स्टार्ट होने जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें H1 की, तो यार कुछ लोगों को क्वेश्चन जो आप जो चार्ट है ना वो हमारे सामने ड्रॉ किया करें। तो यार प्लीज टाइम पहले ही बड़ा शॉर्ट होता है, ठीक है। और अगर हम लोग चार्ट्स की बात करें और चार्ट यहाँ पे ड्रॉ करना स्टार्ट कर दे तो कुछ लोगों के ये भी कमेंट्स आना स्टार्ट हो जाते, सर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। इसलिए हम लोग ये पहले ड्रॉ करके आप लोगों को स्ट्रक्चर इसलिए समझा देते हैं ताकि आपको चीजें वाज़ेह तौर पर समझ आ जाए। अच्छा, अगर हम लोग बात करें H1 के हवाले से, और H1 में अगर हम लोग देखें यहाँ पे इस एरिया में अगर हम लोग रेजिस्टेंस एरिया लगाएं, ये वाला हमारे पास अब तक का जो हाईएस्ट भी कह सकते हो, रेजिस्टेंस एरिया भी इसको कह सकते हो, और ये इसका सपोर्ट एरिया है। तो जैसा कि मैंने आपको H4 के अंदर भी बताया था, H4 के अंदर जो है वो एक रेंज स्टार्ट होगी और मे बी ये रेंज आपको NFP तक देखने को मिल सकती है। ये बात मेरी याद रखिएगा, क्योंकि मार्केट NFP से पहले और NFP के बाद रेंज करता है। ये बेशक आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जो NFP को ट्रेड करते हैं या जो फंडामेंटल्स को ट्रेड करते हैं, तो वो आप लोगों को बता सकते हैं। मैं भी आप लोगों को इसलिए बता देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें वाज़ेह तौर पे समझ आ जाए। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मार्केट को। तो यहाँ पे देखें, अगर मार्केट ने इस एरिया से एक लो लगाया और लो लगाने के बाद यहाँ पे इस एरिया के अंदर अब एक रेंज जो है वो स्टार्ट हो गई है कुछ इस तरीके से यहाँ पे। तो अब ये रेंज कुछ इस तरीके से जो है वो आने वाले दिनों के अंदर जो है वो चल सकती है। अभी हमें इन फ्यूचर क्या करना है, मार्केट को किस तरीके से ट्रेड करना है। देखो, ये वाला आप लोगों का रेजिस्टेंस एरिया है, आपने याद रखना है। मंडे से ये जो है वो स्टार्टअप हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला आपका एक सपोर्ट एरिया है। और अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस की टेक्निक के हवाले से, तो जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो टीपी होता है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, उसका पहला टीपी जो है वो आपने इस जगह पे मिड पे रख लेना, यहाँ पे मिड के अंदर, ठीक है। और सेकंड टीपी जो है वो आपने उसके हाई के ऊपर रख लें या लो के, अगर आप बाय कर रहे हैं तो उसके हाई के ऊपर रख लें, और अगर आप सेल कर रहे हैं तो उसके लो के ऊपर रख लें।
अभी क्या हो सकता है कि मार्केट जो है वो थोड़ा-सा नीचे आ सकता है और मार्केट नीचे आने के बाद ये वाला जो इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें यहाँ पे इस एरिया के अंदर, तो यहाँ पे इसने ये वाला ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया और यहाँ पे जो मार्केट है वो दोबारा से आपको कुछ इस तरीके से नज़र आ सकता है और दोबारा जब मार्केट आपको सेलिंग का एविडेंस दे, तो यहाँ से मार्केट जो है वो इस एरिया को ब्रेकआउट कर सकता है और ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट जो है वो आपको दोबारा से कुछ इस तरीके से डाउन साइड पे आता हुआ आपको नज़र आ सकता है। तो ये तो थे गोल्ड के ओवरव्यू, मतलब मैंने आपको मंथली से लेके H1 तक मतलब कि आप लोगों को समझाया है। अब भी अगर आप गलती करते हैं तो यार मैं यही बोलूँगा कि यार आप ट्रेडिंग को जो है वो सीरियस लें, पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है। और ये चीज़ें मैं इसलिए आप लोगों को बताता हूँ कि यार ये देखें, अब वाज़िया तौर पे एक चीज़ का सेटअप आप लोगों को समझ आ रहा है कि यहाँ से हम लोगों को सेल करना और यहाँ से बाय करना, अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है, दैट्स इट। हाँ, अगर आप हेजिंग टेक्निक्स के ऊपर काम करते हो तो फिर आप ब्रेकआउट रीटेस्ट के ऊपर जो अपनी ट्रेड्स हैं वो कवर कर सकते हैं, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि उसके अंदर सिर्फ एक्सपीरियंस वाले ट्रेडर्स ही काम कर सकते हैं। बिगनर्स जो है वो उसके अंदर ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तानी और एशियंस या इंडिया या मलेशिया वाली साइड की बात करें तो यहाँ पे मोस्टली ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनको बहुत कम ट्रेडिंग के बारे में पता है, तो मैं इसलिए उनको कहता हूँ कि आप स्टॉप लॉस लाजमी यूज़ किया करें। और अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम लोग थोड़ा सा बैंकिंग सेक्टर को डिस्कस कर ले कि यार एक्चुअल में हो क्या रहा है गोल्ड की मार्केट के अंदर, और गोल्ड की मार्केट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जैसे कि मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रहा था कि यार ये देखो, ये टोटल जो है वो यूएस की जो इकॉनमी है उसके अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, ठीक है, तो ये वो चीज़ें हैं जो आपके सामने करंट बैलेंस के ऊपर जो है वो शो हो रही होती है। इसमें इंटरेस्ट रेट भी आपके सामने शो हो रहे होते हैं, इंटरेस्ट रेट की वजह से बैंकिंग को क्या नुकसान हो रहा है, गोल्ड की कितनी सप्लाई डिमांड्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑन ईयर शो हो रही होती हैं। अब देखें, ये जो मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि ये जो रेड रेड डॉट्स हैं, तो इसका मतलब ये है कि यूएस की इकॉनमी के अंदर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ मेजर इदारे जो हैं वो उनके जो है वो क्राइसिस के अंदर है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को एक वीडियो के अंदर बताया था कि जब इन्होंने 50% रेट का कट किया तो उसके अंदर जो बैंकिंग इंडस्ट्री थी उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा क्राइसिस आई, जिसकी वजह से उन लोगों ने जो है वो अपनी ब्रांचेस जो है वो बंद की, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बैंक्स को जो है वो नुकसान उठाना पड़ा। क्योंकि मैंने वही चीज़ आप लोगों को लास्ट टाइम भी बताई थी कि अगर आप फॉर एग्जांपल के यार आपका क्लाइंट जो है वो आपको डिपॉजिट दे रहा है 5.5 इंटरेस्ट रेट के ऊपर के $1 लाख आप हमसे ले लें और 1 साल के बाद आपने 5.5% इंटरेस्ट रेट आपने देना है, और अगर आप 1 साल के अंदर जो है वो इंटरेस्ट रेट कट कर देते हैं और आपने जो बैंक्स हैं उनके साथ, जो अपने इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ डील किया हुआ है कि मैं आपको 5.50% डॉलर सॉरी 5.50% आपको $1 लाख के ऊपर दूंगा साल के ऊपर, ठीक है। तो वो चीज़ फिर बैंकिंग को अपनी रेपुटेशन बताने के मतलब रखने के लिए, ये वो चीज़ें करने के लिए तो यार वो उनको फिर करनी पड़ती हैं। तो उन्होंने क्या पैसा फिर किधर से पूरा करना है? मुझे एक छोटा-सा सवाल है आप लोगों से। उन्होंने पैसा वहीं पे पूरा करना है जहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसे का जो है वो ट्रेड वॉल्यूम होता है। जब जैसे दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट फॉरेक्स मार्केट है और सबसे ज़्यादा पैसा किनके पास है? आप खुद सोचिए इन चीज़ों को कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा बैंक्स के पास है, और डेली हमें फेडरल रिजर्व बैंक की तरफ से कोई ना कोई रिपोर्ट देखने को, कभी हमें पीपीआई देखने को मिल रहा है, कभी हमें सीपीआई देखने को मिल रहा है, एनएफपी देखने को मिल रहा है, जीडीपी देखने को मिल रहा है। तो यार आप लोग इन चीज़ों को क्यों नहीं समझते हो? मुझे ये बताओ। ये टोटली गेम है बैंक्स का। और जब आपने एक चीज़ देखी होगी कि बैंक्स जिस साइड पे मार्केट को चलाना चाहें चला सकते हैं, जिस तरह की रिपोर्ट भी आती है बैंक के दरमियान जो भी रिपोर्ट देते हैं मार्केट उसके मुताबिक, बहुत कम होता ऐसा होता है कि मार्केट जो है वो आपको मैनिपुलेट कर जाए, बट बैंक्स की जो पॉलिसीज होती हैं, जो फेडरल रिजर्व बैंक की जो चीज़ें होती हैं, तो उसके ऊपर जो है वो वर्क करे। अब अभी हम लोग अगर थोड़ी सी गोल्ड की प्रोडिक्शंस की बात कर लें, गोल्ड की सप्लाई डिमांड की बात कर लें, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। जो टोटली गोल्ड के जो यहाँ पे अगर आप लोग देखें, चाइना जो है वो इस टाइम आपको पता है कि यार गोल्ड की प्रेडिक्शन के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इकदाम ले रहा है। तो यहाँ पे टोटली हमारे पास गोल्ड की सप्लाई डिमांड शो हो रही है। तो यार अगर हमें इन चीज़ों का पता है कि यार हमारे सामने हर एक चीज़ ऐसी आ रही है कि जिसके अंदर गोल्ड के बारे में हर एक चीज़ बताई जा रही है, फ़र्क सिर्फ इतना है, यार मैं सीधी बात बोलने वाला बंदा हूँ, फ़र्क इतना है कि यार जहाँ पे कोई राइट नॉलेज डिलीवर करने वाला बंदा ही नहीं है, अगर वो कोई मतलब कि पहली बात तो ये है कि अगर कोई वो राइट नॉलेज डिलीवर करने की कोशिश करता है तो उसके सामने ऐसी हर्डल आ जाती हैं कि यार ब्रोकर्स आ जाते हैं कि आप नहीं बताओ, उसके बाद गवर्नमेंट्स आ जाती हैं, आप कहते वो कहती हैं नहीं बताओ, ठीक है। तो यार ये चीज़ें इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। अगर आपने इन चीज़ों के ऊपर काम करना है, आप लोगों को इन चीज़ों को समझना पड़ेगा, समझ के फिर ट्रेड करना पड़ेगा। अदरवाइज मैं कहता हूँ कि ये किसी मतलब कि अकेले बंदे का काम नहीं है, टीम वर्क होता है, टीम वर्क के अंदर जो है वो आप काम कर सकते हैं।
बाकी अगर बात करें गोल्ड की मतलब कि कुछ करेंसीज गोल्ड के हवाले से बात करें तो यहाँ पे देखें कि जिन जिन कंट्रीज के बाद गोल्ड के रिजर्व है, तो देखिए ये एक एक साल के अंदर उनके 28% 35% 22% फिर 26%, तो वो ग्रो हुए हैं यार, कौन से कम हुए। अब देखिए गोल्ड की प्राइसेस जितनी ज्यादा हाई होंगी तो उनके जो रिजर्व है इतने ज्यादा जो है वो उन लोगों को जो है वो उसमें फायदा होगा। अच्छा, अब हम चलते हैं मुद्दे की बात के ऊपर कि टेक्निकल भी आपको समझ आ गया, फंडामेंटल भी समझ आ गया, बैंकिंग सेक्टर भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया, फंडामेंटल न्यूज़ भी डिस्कस कर ली, टेक्निकल सेटअप्स भी डिस्कस कर लिए। अब भी यार अगर आप लोग गलती करते हैं ना तो फिर तो मैं कहता हूँ कि आप लोगों का तो अल्लाह ही हाफिज है, सीधी बात है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें थोड़ा-सा ग्रुप्स के हवाले से, तो यार ग्रुप्स के अंदर मैं एवरी टाइम अपडेट्स करता हूँ और स्पेशली गोल्ड के सिग्नल्स के ऊपर अगर हम लोग बात करें, लास्ट टाइम भी मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ कि गोल्ड की थोड़ी-सी बात करें। यहाँ पे गोल्ड के अंदर मैं चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ कि ये देखें, ये मेरा गोल्ड का मतलब कि हमारे ग्रुप्स हैं। अब हम यहाँ पे थोड़ी-सी चीज़ों को डिस्कस करें यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ये ओपन करके इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि लास्ट मंथ के अंदर अगर आप लोग देखें तो लास्ट मंथ के अंदर हम लोगों ने गोल्ड की तकरीबन ऑलमोस्ट आप ऐसे कह लें कि कोई 20 ट्रेड्स की हैं और 20 ट्रेड्स के अंदर मतलब 19 ट्रेड हैं, सॉरी 19 ट्रेड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सक्सेस रेट जो है वो 100% रहा है। और आप बेशक जाके जो है वो मेरा ट्रेडिंग व्यू का पेज भी आप वहाँ पे भी जाके चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें मैं वहाँ पे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। देखो ये प्राइवेट ग्रुप की सर्विस है, इसके अंदर इस तरीके से काम होता है और इस पूरे मंथ के अंदर हम लोगों ने 19 सिग्नल दिए और 19 सिग्नल से हम लोगों ने तकरीबन 5000 प्लस पिप जो है वो बनाए हैं। और अगर आप भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, आप मुझे उसके थ्रू भी राब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी राब्ता कर सकते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि यार जो बंदे सही तरीके से वर्क कर रहे हैं, आप उनके साथ काम करके चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं, अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ कवर कर सकते हैं इस मार्केट के अंदर। अब देखिए सिंपल सी बात है कि यार आप भी इसी चार्ट को देखते हुए पैसा बना रहे हो, हम भी इसी चार्ट को देखते हुए ट्रेड करके पैसा बना रहे हो। आप लूज कर रहे हैं, हम लोग विन कर रहे हैं। आखिरकार पीछे का लॉजिक क्या है? लॉजिक एक्सपीरियंस है, लॉजिक नॉलेज है, लॉजिक इसके पीछे के साथ जितनी मतलब कि हम लोगों ने टाइम स्पेंड किया है, लॉजिक राइट नॉलेज है, ठीक है। और कोई लॉजिक नहीं है इसके अलावा, मतलब कि बाकी जो चीज़ें हैं मैं आप लोगों के साथ फर्दर अपडेट करता रहूँगा। ये तो थे हमारे वीकली एनालिसिस, तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।